हेलो एवरीवन, आप सभी को राम को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट नंबर 27 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा। अगर आप डीपीक्यू को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होगी कि कोई भी सवाल आपके सामने आकर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप ही सवालों को परेशान करेंगे। सच में सवाल आपसे डरेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्जुना मैथ्स का बैच 2025 का जो कंप्लीट मैथ्स का बैच होता है मेरा, वो लॉन्च हो चुका है। अभी यूट्यूब पर आके एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करना बाकी है, लेकिन इसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। 2 दिसंबर 11 AM ऑनवर्ड्स आप इनरोल कर सकते हैं। एक्चुअली पहले ही इनरोलमेंट के लिए खोल दिया गया है। ये बैच 9 दिसंबर 2024 को शुरू हो जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी एग्जामो लर्निंग ऐप पे। कंप्लीट प्री और मेंस का सिलेबस कराया जाएगा। 2025 के CGL एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए सुटेबल है। बेसिक जानकारी देता हूं कि 9 दिसंबर से बैच शुरू है। क्लास की टाइमिंग 11:30 से 1 बजे होगी। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलेंगी। 7 महीने बैच का ड्यूरेशन है कि लाइव क्लासेस 7 महीने चलेंगी और आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 18 महीने की होगी। मतलब इन क्लास की रिकॉर्डिंग्स को जब क्लास हो जाएगी उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो आप 18 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। और आप अभी इसको इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको एग्जामो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाइए, सारी डिटेल्स चेक करिए और इनरोल करिए। 9 तारीख को याद रखिएगा 11 बजे, 11:30 बजे से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इनरोलमेंट अभी कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के डीपीक्यू का, जो कि है डीपीक्यू नंबर 27। डीपीक्यू क्या है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर डीपीक्यू का क्या फ़ायदा आपके लिए हो सकता है। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि डीपीक्यू की सारी PDF आपको इस टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल के दी जा चुकी है। तो जाइए और इस डीपीक्यू की PDF को टिल 200 तक PDF हम लोग डाल चुके हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारे WhatsApp चैनल से भी ज़रूर जुड़े। चलिए आज का पहला सवाल करते हैं। डीपीक्यू नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये सवाल कर रहा है कि PQR 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। P ने 33 का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल कैपिटल का। Q ने 33 जो बाकी का है उसका इन्वेस्टमेंट किया। R ने बाकी का अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर टोटल प्रॉफिट साल के अंत में 30,375 रुपये है तो हमें बताना है कि प्रॉफिट R का Q से कितना अधिक है। तो देखिए मज़ेदार बात क्या है, ये जो 33/3% है इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। उसके बाद फर्दर भी 33/3% है, यानी ये भी 1/3 के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर में जो 2 बार 3 आ रहे हैं, इसकी वजह से आप 3 को इनिशियल कैपिटल मानिए, ताकि अगर हम 2 बार भी 1/3 निकालें तो हम इंटीजर में रहें, फ्रैक्शन में ना जाएं। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो टोटल मेरा कैपिटल है उसको मैं पहले से ही 9 मान के चलूँगा, इन्वेस्टमेंट 9 मान लूँगा। अब देखिएगा क्या होगा कि जो हमारा P है वो इसका 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 3 यूनिट कर रहा है। अब 3 यूनिट इन्वेस्ट होने के बाद कितना बचेगा आपका? 6 यूनिट। तो वही कह रहा है कि बाकी का 1/3 क्यों करेगा, तो बाकी का 1/3 तो 6 का 1/3 होगा, और 6 का 1/3 कितना है भाई? 2 के बराबर है। अब 3 इसने किया, 2 इसने किया, तो 5 हो गया। तो बाकी का जो 4 है वो कौन कर रहा है? वो तो भैया R करेगा। तो ये रेशियो 3:2:4 इस तरीके से बन जाएगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये हमारा R हो गया। जब हमें ये रेशियो मिल गया उसके बाद ये सवाल बहुत ही सरल हो गया, क्योंकि हमें कुल प्रॉफिट दी हुई है। कुल प्रॉफिट यानी इसका टोटल कितना है आपका? 3 2 5 4 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे दे दी गई तो मैं लिख दूंगा कि 9 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी दी है सवाल में? मुझे दी है 30375, ये मुझे दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से 1 यूनिट की सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो जरा 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो मिलेगा 9 त्रिक 27, 3 फिर 23 हो गया आपका। तो ये मिलेगा आपका 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 करने के बाद क्या बचा आपका? तो 9 त्रिक 27, 3 30, 9 दूनी 18 नहीं बल्कि 9 त्रिक 27 होगा यहाँ पर। 9 त्रिक 27 के बाद 6 बचेगा, 9 7 63 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 9 5 45 हो जाएगा। तो 1 यूनिट हमारी
3375 के बराबर आ जाएगी। सवाल ने हमसे पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है कि आर का प्रॉफिट क्यू से कितना ज़्यादा है। तो आर और क्यू का अंतर यहाँ पर 2 यूनिट का है, ये हमारा आर है, ये हमारा क्यू है, तो 2 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट अगर मुझे पता लग गया तो 2 यूनिट भैया इसी का डबल होगा। तो 33 का डबल 3300 का डबल 6600 होता है और 75 का डबल 150 होता है। तो 6600 में अगर 150 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 6750। तो आपका जो उत्तर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 6750। मैं लिख देता हूँ कि अगर 2 यूनिट आप निकालोगे तो आपको 6750 मिल जाएगा और इस तरह से आपका उत्तर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एलसीएम 330, 352, 770, 990 का x है और जब हम x को डिवाइड करते हैं HCF से तो जो कोशेंट है वो हमें y मिलता है। आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि भाई जो LCM होता है ना और HCF को जब भी आप डिवाइड करोगे तो HCF LCM को हमेशा पूरा डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि HCF वो नंबर होता है जो सारे नंबरों को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता है। LCM वो नंबर होता है जो सारे नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो LCM इज समथिंग टाइम्स HCF। तो ये वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही आएगी जो इस सवाल में दिया है कि y के बराबर है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो पहले LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं और डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिएगा इस सवाल में सबसे पहले जो आपको करना है वो 330 को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखेगी कि ये 11 इंटू 30 है। क्योंकि 770 भी दिख रहा है मुझे तो वो 11 तो साफ साफ दिख रहा है, 990 दिख रहा है तो 11 तो मुझे साफ साफ दिख ही रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले 11 को अलग कर रहा हूँ। 352 भी देखो ध्यान से क्या है, इसमें अगर आप 22 जोड़ेंगे तो मिलेगा, तो ये वैल्यू 11 इंटू आपकी 32 हो जाएगी। 11 इंटू 32 352 होता है। फिर अगर आप 770 लिखेंगे तो ये वैल्यू 11 इंटू 70 है और फिर इस वैल्यू को अगर मैं 990 को ब्रेक करके लिखूंगा तो ये वैल्यू मेरी 11 इंटू 90 है। अब आपका HCF 11 नहीं है। HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो आप एक संभावना अगर देखें कि ये 30, 32, 70, 90 में फर्दर एक 2 है जो कॉमन है, वो 2 में 11 को दूंगा तो बनेगा 22। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 22 इंटू 15। ये वैल्यू हो गई आपकी 22 इंटू 16। ये वैल्यू आपकी हो गई 22 इंटू 35 और ये वैल्यू आपकी हो गई 22 इंटू 45। अब नेचुरली आप देखिए कि ये 22 तो देखो सब में मौजूद है और ये जो 15, 16, 35 और 45 है इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है। 15, 35 और 45 में तो चलो 5 एक कॉमन फैक्टर है बट 16 में तो नहीं है ना, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बन गया 22। अब यहाँ से LCM HCF कैसे लिखा जाना है इसको गौर से देखिए। जब मैं LCM लिखने जाऊँगा तो मैं LCM को कैसे लिखूँगा, 22 तो देखो आएगा ही आएगा। 22 के अलावा अब इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है, सबसे मज़ेदार पार्ट है वो ये है कि आप ये 35 जो है इसको देखिए कि ये 5 और 7 का गुणा है। 45 जो है ये 5 और 9 का गुणा है। 16 में तो खैर 16 ही है, इसको छोड़ देते हैं। 15 3 और 5 का गुणा है। तो अब जो एडिशनल फैक्टर्स मिलेंगे 22 के अलावा, देखिए 22 के अलावा अगर मैं देखूं 2 की पावर में 4 है 16, तो 16 पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 है तो मैं 9 लिख लूँगा, कोई एक वैल्यू लेंगे। फिर मैं 5 लूँगा, 5 की पावर 1 ही है, और 7 लूँगा एक बार क्योंकि 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो ये मेरा LCM बना। तो LCM अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा LCM कितना है। LCM मेरा है 22 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो HCF है भैया वो तो 22 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22 है। अब इस 22 से 22 कट जाएगा और जो वैल्यू बचेगी उसको मैं लिख देता हूँ। वैल्यू है आपकी 16 9 144 और 144 को 5 से गुणा करेंगे 720 आएगा। या ऐसे देख लो आप कि 16 पंचे 80 हो गया, 80 इंटू 9 720 हो गया। तो 720 इंटू 7 मेरा आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 का अगर आप 7 इंटू 700 करेंगे तो आएगा 4900। 7 इंटू 20 करेंगे तो 140 आएगा। तो टोटल आपका मिल गया 5040 और आपका उत्तर कितना हो गया भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूं यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेडिशनली करते हैं कि अंत में यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी, फिर 7 दूनी 14 जाएंगे, फिर 7 7 49 और 1 हासिल आई 50 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। पर ये जो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करा रहा हूँ स्प्लिट करके करना कि 720 को
ये सोच लेना कि ये 720, 700 प्लस 20 है। अगर आप ये प्रैक्टिस अभी से करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेशन मेंटली करना सरल होता है। आप मेंटली कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से अल्टरनेट वे में कैलकुलेशन करने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है प्रस्तुत। ये क्या कह रहा है कि आपको हाइट और रेडियस राइट सर्कुलर कोन की दी है 4.8:2। आपको बताना है कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 10010 है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं। अब आप कह सकते हो कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। नॉर्मली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला होता है, पाई होता है, तो आंसर 22/7 की वजह से 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल देख लेते हैं कितने ऑप्शन हैं। तो आप कहोगे ये 6 4 10 हो गया और 8 1 9, 9 4 13 हो गया, तो ये तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो ये 9 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, ये हो सकता है। बट हो सकता है का मतलब ये नहीं कि उत्तर है। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, बाकी दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कहोगे 8 है, इसका टोटल 8 है, तो देखो ये भी आंसर 11 का मल्टीपल है, ये भी आंसर 11 का मल्टीपल है, यहीं फंस गए। 2 आंसर 11 का मल्टीपल है तो आप उत्तर लगा ही नहीं सकते हैं, राइट। अगर एक ऑप्शन ही 11 का मल्टीपल होता तो मैं कहता कि चलो ठीक है 99% चांस है आपका उत्तर करेक्ट होने का, मैं 100 अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि आंसर 11 का मल्टीपल इस पाई की वजह से सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि पाई की वैल्यू जब आप 22/7 लिखते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 22/7 में जब किसी संख्या से गुणा कर रहा हूं तो ये 22 कटेगा नहीं, 22 का 11 कटेगा नहीं। बट आप खुद इमेजिन करिए कि जैसे हाइट है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान लिया हाइट हमारी आ जाए 3/11, तो ये पाई जो 22/7 होता है ना, ये 11 इस 22 को काट सकता है, 2 बचेगा और 11 खत्म। आपका आंसर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। गारंटी नहीं है कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा कैलकुलेशन करके ये एश्योर कर लें कि ना तो आर में डिनोमिनेटर में 11 आएगा, ना तो आर में डिनोमिनेटर में 11 आएगा या उसका कोई फैक्टर, ना ही एच में 11 या उसका कोई मल्टीपल आएगा नीचे, ताकि वो पाई का 11 काट ना पाए, तब 11 का मल्टीपल होगा। तो गारंटी नहीं बोल सकते। 99% मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में आंसर 11 के मल्टीपल होते हैं, बट तब भी वो 100% नहीं बोल सकते हो आप, 99% ही बोलो तो बेहतर है, क्योंकि गारंटी नहीं है, कभी भी धोखा हो सकता है। खैर यहाँ तो 11 का मल्टीपल से काम बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं। अब एक्चुअल कैलकुलेशन में घुस ही जाते हैं तो देखिएगा 4.8 रेशियो जो आपको दिया है वैल्यू कि हाइट और रेडियस अगर इस रेशियो में है, हाइट और रेडियस अगर इस रेशियो में है जो कि 4.8:2 है, तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, राइट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को। अच्छा सवाल है। तो आप ये कह लो सबसे पहले कि एच और आर का मैं रेशियो लिखूंगा, और जब मैं एच और आर का रेशियो यहाँ लिखूंगा तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिल जाएगी 4.8/2 को आप 48/20 लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहोगे 4 से 12 बनेगा और 4 पंचे 20 बनेगा, तो एच और आर का रेशियो कितना आ गया 12/5। अब देखिए मज़ेदार बात ये होती है कि अगर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो यार मुझे ये भी निकालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एल, उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला। तो अब जरा ये देखिएगा कि इसको मैं एच बोलता हूँ कोन में, या आर बोलता हूँ, ये एल बोलता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आर 5 के अनुपात में है, एच हमारा 12 के अनुपात में है, तो एल हमारा 13 के अनुपात में होगा। एल की वैल्यू 13 आ गई। अब इसका फ़ायदा कहाँ से उठाएंगे, इसका फ़ायदा आप ऐसे उठाओगे, आप कहोगे मुझे पाई आर एल की वैल्यू दी गई है इस सवाल में, और पाई आर एल दिया है 10010। अब आर की वैल्यू को मैं लूँगा 5x, तो एच हमारा होगा 12x और एल हमारा होगा 13x। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई पाई, आर की वैल्यू मैं लिखूंगा 5x, एल की वैल्यू लिखूंगा मैं 13x, ये वैल्यू हमारी है 10010। ये वैल्यू आपकी हो गई पाई इंटू 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 10010। एक्चुअली मुझे 65 लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जब अल्टीमेटली वैल्यूज़ को काटना है तो ये लिखने के बजाय आप 65 से डिवाइड करने के बजाय 5 और 13 से अलग अलग डिवाइड करिए। तो मैं यहाँ पाई x स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा,
ये बनेगा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13। अब 13 से अगर आप इसको डिवाइड करने गए तो देखिए क्या मिलेगा। 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 सते 91, 91 100 में जाएगा, 9 बचेगा, एक और आएगा 91, फिर भी 13 सते 91 बना, ये वैल्यू हो गई आपकी 770। फिर फर्दर मुझे किससे काटना है, मुझे 5 से फिर से काटना है। तो अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये मिलेगा 5 से। जब भी किसी संख्या को 5 से काटना है तो 2 गुना करके एक जीरो काट दो, 2 गुना करेंगे 154 मिलेगा और एक जीरो कट गया, तो ये वैल्यू आपकी 154 ही रह जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात और भी हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी पाई इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 154 होगी तो एक्स आपका यहाँ 7 होता है। अगर कभी भी पाई इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसका 4 गुना हो जाए 616, एक्स की वैल्यू 14 हो जाती है। अगर कभी भी पाई के साथ एक्स स्क्वायर हो और ये वैल्यू आपकी 1386 हो, एक्स की वैल्यू 21 होती है। 3 वैल्यू आप कम से कम ध्यान रखिए, क्योंकि इससे आप फटाक से जजमेंट ले पाएंगे कि अच्छा यहाँ पर मेरा एक्स का वैल्यू जो आया वो यहाँ से निकल के आ गया 7। अब इससे क्या करेंगे, सवाल ने पूछा है बताओ वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमें मिलेगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पर उसको मैं इंटरेस्टिंगली बहुत गौर से देखिएगा किस तरीके से लिखने जा रहा हूँ। सॉरी, पाई आर जो वैल्यू आपकी आ रही है पाई आर स्क्वायर एच, उसको पाई आर स्क्वायर को ऐसे अलग देखेंगे और एच को अलग देखेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं आर की वैल्यू को उठा के 5x रखूंगा, गौर से बहुत ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू हमारी 5x है, तो 5x को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मैं पाई के बाद यहाँ इसको पाई एक्स स्क्वायर रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आर की वैल्यू को नहीं लिखा 65 निकाल के, नहीं ज़रूरत है। आप आर को 5x रखिए, 5 बाहर आ जाएगा, तो मैं ये लिखूंगा h की वैल्यू हमारी है 12x, तो ये वैल्यू 12x का मैं x यहाँ लिखूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 5 है ये स्क्वायर में होके 25 हो गया और ये 12, 25 को जब भी आप 12 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू 300 आती है। 25 इंटू 12 क्या होता है, 300, राइट। अब ये वैल्यू मैं 300 अलग से लिख दूंगा, 3 से काटूंगा मुझे मिलेगा 100, 2 जीरो हो गया। आपका जो आंसर है वो ऐसे आ जाएगा 100 इंटू पाई एक्स क्यूब, मत लिखना टाइम बर्बाद होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। और पाई एक्स स्क्वायर आपने अभी निकाल रखा है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 154 है, तो आप पहले तो यहाँ पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा रखिए 154, और जो एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 7 वो रखिए, और आपका जो आंसर है वो यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ 7 चौके 28, 7 पचे 35 और 2 37, 7 एकन्नम 7 और 3 10, और ये 2 जीरो 107800, ये आपने लिख दिया। अल्टरनेट वे तरीका क्या था कैलकुलेशन का, आप 2 जीरो तो अंत में आएगा ही। अब इसको ऐसे सोच सकते थे 100 स्प्लिट कर लो, 154 को आप 150 प्लस 4 में, 150 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो कितना आएगा 1050, फिर मैं 4 को 7 से गुणा करूं तो 28, 1050 में 28 जोड़ूंगा कितना आएगा 1078, और 2 जीरो तो लास्ट में आएगा। ये मेंटली स्प्लिट करके करने का तरीका है, तो आंसर क्या हो गया सी। तो ये एक्चुअल तरीका है। मेंसुरेशन के सवाल एग्जाम में मुश्किल नहीं आते हैं, पर कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है कि 4 आदमी 9 औरतें एक साथ अगर काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे किसी काम को करने में। अगर 3 आदमी और 5 औरतें इस काम को करें तो इन्हें 12 दिन लगेंगे। आपको बताना है कितनी औरतें ज़रूरी हैं इस काम को 6 दिन में करने के लिए, और ये आपके ऑप्शन है, राइट। तो 4 आदमी अगर 9 औरतें हैं तो ये काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ये सवाल में डेटा दिया हुआ है, और अगली सिचुएशन भी आपको दी गई है, और कह रहा है कि भाई काम हमें जो अल्टीमेटली कराना है वो काम हमको तो भैया 6 दिन में ही करा लेना है। ये बहुत सर्टेन है कि 6 दिन में ये काम चाहिए हमें। बताओ कितनी औरतें लगने वाली हैं। तो देखो, इस सवाल को करने का तरीका वही स्टैंडर्ड है। आप सिंपली ऐसा कहिए कि भाई 4 आदमी 4m, 9 औरतें यानी 9w, और इंटू अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो वर्क इंटू डेज मिल गया, मुझे वर्क डेज मिल गए। और फिर ऐसे ही इधर जाएंगे तो ये हो गया आपका 3 आदमी और 5 औरतें, तो 3m + 5w, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कट्टम काट कर लेते हैं। 4 दूनी 8 मिल गया, 4 तियाँ 12 मिल गया। अब ये हो गया आपका 8m + 18w = 9m + 15w। ठीक, अब m को इधर इकट्ठा कर लो एक जगह, तो ये वैल्यू हो गई m,
इक्वल्स टू 3W आपकी ये फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। अब जब m बराबर 3W आ गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपली कि जो एफिशिएंसी रेशियो है ना मैन और वुमेन का, जो एफिशिएंसी रेशियो है मैन और वुमेन का, वो निकल के आ गया आपका 3:1। और अगर ये रेशियो आपका 3:1 आ गया तो अब मैं टोटल वर्क की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। टोटल वर्क कितना आएगा जरा आप बताइए। तो आप कहोगे टोटल वर्क की जो वैल्यू आएगी वो आप इस पहले ब्रैकेट से निकाल सकते हो। 4 टाइम्स m को आप लिखोगे 4 × 3 प्लस 9 टाइम्स w आपका है 9 × 1। तो ये आपका हो गया पहला ब्रैकेट, इंटू 8 दिन लग रहे थे तो 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क बन गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह है 4 × 12, 12 × 9 21, 21 × 8 हमारा टोटल वर्क है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है कितना एग्जैक्टली टोटल वर्क की वैल्यू है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो हमें निकालना है कि 6 दिन में कितने नंबर ऑफ वुमेन्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ वुमेन्स अगर हमें निकालने हैं 6 दिन में तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। इससे हमें मिलेगी कि कितनी एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। फिर हमें ये भी पता है कि एक वुमेन की एफिशिएंसी को हमने 1 मान रखा है, W1 मान रखा है। तो अगर मैं उस एक वुमेन की एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ वुमेन कितनी रिक्वायर्ड है। तो टोटल वर्क हो गया 21 × 8/6। अब अगर आप ये कैंसिलेशन करेंगे तो आपका फाइनल उत्तर यहाँ से आ जाएगा। आप कहोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 8 56/2 कितना आया? ये वैल्यू आपकी आई 28 डेज यानी 28 दिन। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? C। और आसानी से आप ये उत्तर निकाल पा रहे हैं बिना किसी समस्या के कि आपका C आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है इस पर्टिकुलर केस में। अगला सवाल देखते हैं। रेस का बहुत ही शानदार सवाल है। कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस हुई। इन ए किलोमीटर रेस P beats Q by 40 सेकेंड, Q beats R by 20 सेकेंड। If P beats R by 360 meters, find the time taken by P to run 1.2 kilometers। तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई कि P Q R तीनों एक रेस में दौड़ रहे हैं और कुछ समय दिए हैं शुरुआत में कि P ने Q को इतने टाइम से बीट किया, Q ने R को इतने टाइम से बीट किया। तो पहली बात तो हमें यह समझना है कि भाई बीटिंग बाई टाइम का मतलब क्या होता है। तो बीटिंग बाई टाइम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर 3 लोग रेस में दौड़े P Q R, राइट, तो पहले P को हम दौड़ा देंगे कि दौड़ो पहुंचो अंत तक, Q को भी दौड़ा देंगे पहुंचो अंत तक, R को भी दौड़ा देंगे कि पहुंचो अंत तक। अब मान लिया इसने टाइम लिया T1, इसने टाइम लिया T2, इसने टाइम लिया T3। तो इन दोनों ने अगर T1 T2 T3 टाइम लिए हैं तो इन टाइम को हम कंपेयर करते हैं, सबको रेस में अंत तक जाने देते हैं कि भैया अंत तक पहुंचो, सबके द्वारा लिया गया समय मेजर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई अगर P ने Q को 40 सेकंड से हराया है, इसका मतलब ये हो गया कि T1 की वैल्यू T2 से 40 सेकंड कम है, इसने 40 सेकंड P ने कम लिया। ऐसे ही करें Q ने R को अगर 20 सेकंड से हराया है तो T2 T3 से 20 सेकंड कम है। मजेदार बात क्या होती है कि अगर मुझे ये पता करना हो P ने R को कितने सेकंड से हराया तो आप सिंपल ऐसा बोल दो कि भैया ये जो वैल्यू है कि एक ने देखो यहां कह रहा है 40 सेकंड से हराया, एक ने कहा 20 सेकंड से हराया, तो ये 40 सेकंड का अंतर है, ये 20 सेकंड का अंतर है। तो P और R के टाइम में तो भैया 60 सेकंड का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि P ने R को 60 सेकंड से हराया। ये मजेदार बात है। तो एक मिनट, अब ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मिल गई तो आप एक चीज तो बोल सकते हो कि P R को 60 सेकंड से हराता है। अब P R को 360 मीटर से भी हराता है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। एक्चुअली मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं कि P ने R को 60 सेकंड से हराया और P ने R को 360 मीटर से हराया। इसका क्या मतलब है? तो इस छोटी सी बात को जरा समझिएगा। देखिए, P अगर अंत तक जाता है, लेटस से मैंने कहा कि P यहां से चला और यहां पहुंचा, राइट, यहां पहुंच गया। 360 मीटर से हराने का मतलब है कि जब P यहां पहुंच गया है तो Q हमारा यहां Q नहीं बल्कि R है, क्योंकि R को दिया हुआ 360 मीटर से हराया। तो हम कहेंगे मीटर से हराने का मतलब होता है कि जब P अंत में पहुंच गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो R हमारा 360 मीटर पीछे है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों के टाइम में 60 सेकंड का अंतर है, जो कि सवाल में दिया है कि इनके टाइम में 60 सेकंड का अंतर है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं R को ये 360 मीटर कवर करके यहां पहुंचने दूं तो
P ने जितना टाइम लिया और R ने जितना टाइम लिया अंत में आने के लिए, उसमें 60 सेकंड का फर्क है। लेकिन जब P जस्ट यहां पहुंचा था, उसी समय R कहां था? 360 मीटर पीछे था। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि R को यही 360 मीटर चलने में 60 सेकंड लगा? यस। तो मजेदार बात यह होती है कि यहां से हम R की स्पीड निकाल सकते हैं, और वो है 360 को 60 से डिवाइड करके 6 मीटर पर सेकंड जो आई, ये R की स्पीड आ गई। अब मैं एक आसान बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपको यह पता है कि R एक रेस हार गया है, वो 60 सेकंड से हारा है उसी आदमी से, और उसी आदमी से यह भी पता हो कि कितने मीटर से हारा है, तो आप अगर इस मीटर में हारी गई वैल्यू को सेकंड में हारी गई वैल्यू से डिवाइड कर लें, तो जो वैल्यू आती है वो हारे हुए व्यक्ति की स्पीड आ जाती है, बस। और जहां ये चीज आपको पता लग गई, सवाल तो खत्म हो गया। बहुत सरलता से आप कर लोगे। आप कहोगे मुझे आर की स्पीड पता चल गई, कितनी? आप कहोगे 360/60, यानी 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारे आर की स्पीड हो गई। आप कहोगे लेकिन इससे उत्तर तो नहीं मिला। उत्तर आ जाएगा, कैसे? अभी मैं समझाता हूं। देखिए, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो कि रेस तुम्हारी होने जा रही है 1200 मीटर की, 1.2 किलोमीटर की नई रेस है। तो सबसे पहले हम 1000 की ही रेस में समझते हैं। तो आप कहोगे आर टाइम जो लेगा वो लेगा 1000 मीटर बटे 6 मीटर पर सेकंड, यानी इतना सेकंड टाइम लगेगा आर को। ये आर ने टाइम लिया, टाइम टेकन बाई आर। और इससे 60 सेकंड कम कौन लेगा? पी। ज़्यादा नहीं लेगा, पी ने हराया है इसको, तो वो इससे 60 सेकंड कम टाइम ले रहा है। इसमें अगर मैं 60 घटा दूंगा तो ये पी के द्वारा लिया गया समय मिल गया। लेकिन ये मामला 1 किलोमीटर का है। अगर मैं यही मामला 1.2 किलोमीटर के लिए कर दूंगा, अगर मुझे ये पता है कि भाई पी का ये टाइम 1 किलोमीटर के लिए है, पी का ये टाइम 1 किलोमीटर के लिए है, तो अगर समय मेरा 1.2 किलोमीटर के लिए कैलकुलेट करना होगा, तो अगर डिस्टेंस पी के लिए 1.2 टाइम्स हो गई, तो टाइम भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा। भाई पी की ही बात हो रही है, पी का टाइम मुझे 1 किलोमीटर का पता है। अगर पी की ही डिस्टेंस को मैं 1.2 गुना कर दूंगा, यानी 1 किलोमीटर से अब मैं 1.2 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, तो समय भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से आंसर निकल आएगा। 6 को 1.2 से अगर आप गुणा करोगे 0.2 मिलेगा, तो 1000 से गुणा होकर ये वैल्यू 200 आ जाएगी। और 200 में आप 1.2 इंटू 60 करेंगे तो 72 घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 128 सेकेंड्स। ये बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है जिसका उत्तर आ गया 128 सेकेंड्स। बहुत अच्छा सवाल है रेस का। ये सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई मुझे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और अगर आप पाई चार्ट को गौर से देखेंगे तो वही डिग्री में डेटा दिया हुआ है। जब भी डिग्री में डेटा होगा तो टोटल 360 डिग्री होता ही होता है। तो ब्रेकअप डिग्री वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दिया है 5 स्कूल्स में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे 7800 दिए हैं। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए और बी में मिला के कितने हैं। तो ए और बी स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां से निकलेंगे, ठीक। तो जरा इनका टोटल कर लेते हैं जोड़ के। अब मजेदार बात क्या है कि अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो डिग्री में वैल्यू आएगी, जो भी आए। आपको पता है 360 डिग्री का टोटल जो डेटा है वो 7800 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो भी टोटल डिग्री आएगी, अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो कितनी डिग्री आ रही है जरा जोड़ लीजिए। तो आप कहोगे लास्ट में तो 0.8 आ जाएगा, 9 7 16 बनेगा, 7 5 12, 136.8 डिग्री आ रहा है। तो आप कहोगे 136.8 डिग्री के करस्पॉन्डिंग डेटा कितना होगा? 136.8 बटे 360। ये डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 7800, ये मेरा आंसर है। ये कैलकुलेशन मेरा उत्तर दे देगी। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू आएगी 136.8 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाई 7800। ये मेरा आंसर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। आप ये दशमलव यहां से हटा दो तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। अब ये जो ऊपर वैल्यू है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए काटना पड़ेगा। तो किस वैल्यू से काटें? आप कहोगे कि देखो 36 से काटने के बजाय पूरा का पूरा 36 का पहाड़ा अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली 36 का टेबल तो याद होता नहीं है, आप 4 से काट लो, फिर 9 से काट लो। 4 से काटेंगे 4 9 36 आएगा। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 8,
फिर 9 से काटेंगे तो ये बनेगा 9 त्रिक 27 और 7 34 9 72, तो ये 38 इंटू 78 आ गया। अब मुझे ये सॉल्व करना है किसके बराबर आएगा, यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा है क्योंकि 8 और 8 का गुणा कितना है, अंत में यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो अगर इससे काम नहीं चलेगा हमारा, तो इसका प्रोडक्ट जल्दी से कैसे निकलेगा, तो मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ इसके आगे। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे सोचिए 38 इंटू 39 इंटू 2, राइट। अब 38 और 39 का प्रोडक्ट क्या है, दो कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसको सोचेंगे 38 इंटू 38 प्लस 1 इंटू 2, अब ये बनेगा 38 का स्क्वायर जो कि होता है 1444, स्क्वायर आप जिस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हैं निकाल लें। 38 का स्क्वायर 1444 है, प्लस 38 बनेगा, और इसको अल्टीमेटली मुझे 2 से गुणा करना है। तो जो मेरा आंसर बनने वाला है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिलेगा मुझे 1482 इंटू 2, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस वैल्यू विल बी, अगर मैं इसका डबल करूंगा तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू 2968, 2964, विच विल बी माई आंसर बी। तो बी आंसर यहां पर करेक्ट होता दिख रहा है, दिस इज 2964। तो ये तरीका है इस कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी से करने का। 38 इंटू 78 और 38 इंटू 78 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2964। देखिए एक और अल्टरनेट तरीका है, बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने कभी मेरा डीआई का वो लेक्चर देखा है जिसमें मैंने डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन की बात करी है। तो वो क्या होता है डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँ तो ये कि देखिए जो पूरा डेटा है 360 डिग्री का, उस 360 डिग्री के डेटा को अगर मैं 100% मान लूँ, 100% डेटा है तो वो 360 डिग्री हो गया। यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि 36 डिग्री आपका 10% के बराबर डेटा होता है, 18 डिग्री जो आपका होता है वो 5% का डेटा होता है, राइट। अब इसका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 36 डिग्री अगर 10% है तो ये जो वैल्यू है आपके सामने, ये 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री है। 72 डिग्री आपका 20% हो जाएगा, 7.2 डिग्री आपका 2% हो जाएगा, तो ये वैल्यू 22 डिग्री 22% के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं 22% बोल सकता हूँ कि ये 22% डेटा का है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री। 54 डिग्री 18 डिग्री का 3 गुना है, तो इसको हम कहते हैं 15%, और 3.6 डिग्री तो 1% है, तो ये वैल्यू 16% के बराबर हो गई। कुल मिला के मैंने आपको ये समझाया है कि परसेंटेज में ये वैल्यू 22% है और ये वैल्यू हमारी 16% है। तो टोटल जो मुझे ए और बी का टोटल निकालना है वो 22 प्लस 16 कितना हो गया, आपका हो गया 38% डेटा हो गया। अब 1% डेटा किसके बराबर है, 78 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 100% 7800 है, तो 38% किसके बराबर होगा, ये होगा 38 इंटू 78। दिस इज वॉट वी कैन राइट विदाउट मच ऑफ द चैलेंज, कि ये वैल्यू हमारी 38 इंटू 78 के बराबर है। इस कैलकुलेशन को एक तरीके से मैं और देख सकता हूं, मैं इसको 40 माइनस 2 इंटू 78 भी सोच सकता हूं। अगर मैं ऐसे सोचूं, जस्ट मैं अब मल्टीप्लिकेशन का नया तरीका बता रहा हूं, तो 78 का 4 गुना पहले निकालो, 40 गुना का मतलब 4 गुना चाहिए, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। 78 दुना 156, 156 दुना कितना हो गया 312, यानी 3120, 3120 में 78 इंटू 2 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी घटेगी, 156, राइट। करके देखिए जरा, अगर हमने कहा 312 यानी 3120 में अगर मैं घटा रहा हूं 156, जरा आप बताइए कहां पहुंचेंगे, जो आंसर आया वहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं 2964 पे, यस। तो आपकी जो वैल्यू है वो 2964 फिर से आ जाएगी। तो ये जो डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन की बात मैंने करी है, आप जरा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या इसके लिए कोई सेपरेट लेक्चर आपको देना पड़ेगा या आप समझ गए इस प्रोसेस को। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई कैसे जो है ये अप्लाई करेंगे और अपना समय बचाएंगे। तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो मेरे बैच में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इसको 22% लिखना बहुत आसान काम है, उन्हें टाइम नहीं लगेगा। उनके लिए 16% लिखना बहुत आसान काम है, और जब ये आसान काम है तो सीधे उनको 38% निकालना है, जो कि इतना चैलेंजिंग उनके लिए नहीं होता है, आसानी से इस चीज़ को कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 152। आपको इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो किसके बराबर होगी। देखिए सवाल बहुत ही शानदार है और शानदार के साथ मज़ेदार भी है। पहली बात तो ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में आप कहोगे 3 वेरिएबल हैं, हम एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। दैट्स ए गुड अप्रोच कि आप कहो कि मैं सी को 0 मान लूँगा, मान सकते हैं। सी को अगर आपने 0 माना तो अच्छी बात क्या है, आपके पास क्या क्या बचेगा,
आपके पास बचेगा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है मेरी, ये तो 12 के बराबर हो जाएगी। c को अगर हमने 0 माना तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 152 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब c को 0 मानते ही हमारा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि c 0 हो गया, ये भी खत्म। तो जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी आपके पास वो बचेगी ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, जिसको अगर मैं कॉमन ले लूँ ए बी कॉमन लेके कहलाएगा कि a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात है। अब a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे पता है 12 के बराबर है, मुझे a इंटू बी की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो अब a इंटू बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, राइट? तो a इंटू बी यहाँ से निकल जाएगा। आप कहोगे a इंटू बी की जो वैल्यू होगी वो बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बनेगा 144 माइनस 152/2, ये वैल्यू हो गई -4 के बराबर। और अगर a इंटू बी हमारा -4 आ गया तो रख देंगे यहाँ पर, आंसर आ गया मेरा -48। तो मेरा आंसर क्या सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप c को 0 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको समझना चाहिए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा सरका देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस सवाल को करने का एक और तरीका है, वो है कि इसका एक फैक्टराइजेशन होता है जो आप सभी को याद होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइज्ड वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे मेंस वगैरह में आपसे सीधे यही पूछ बैठे, ठीक है, कि बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या है। तो खैर ऑप्शन चेक करके भी किया जा सकता है, बट अगर पता है तो भैया टेक एंड मार्क वाला चीज़ है। तो एक तो इसको ध्यान रखो। अब इसको अगर आप ध्यान रखते हो तो ये सवाल कैसे हो जाएगा, होगा ऐसे ही जो आपने अभी GC 0 करके किया है, प्रोसेस लगभग उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 12 के बराबर होगी, आप रख दो 12। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 144, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 144 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 152 डिवाइडेड बाई 2, इसी के बराबर। तो देखो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो c बराबर 0 रखना ना रखना, अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो उतना ही काम है। तो आंसर आपका आ गया -48। लेकिन ये एक्सप्रेशन पता होने का फ़ायदा कब है, जब क्वेश्चन पूछने वाला सीधे पूछ ले कि बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर है, और ऑप्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो। तो आपको मालूम होना चाहिए। इस सवाल का एक तीसरा तरीका भी है। जो इस सवाल का तीसरा तरीका है वो सोचना खैर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आसान नहीं है, पर फिर भी मैं लिखता हूँ। ये होता है वैल्यू गेस करना। अब जैसे गेस करने के लिए कैसे जाएं आगे, देखो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 12 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जाएंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। हमें ये भी चीज़ पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको चौथा तरीका भी बताऊंगा। सब सुनो समझो, ठीक है। तो देखो आप खुद बताओ कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक चीज क्लियर है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 152 आ रही है तो 144 जो वैल्यू है, जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसमें जब मैं 2ab bc ca घटाता हूं तब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलता है, जो कि बड़ा है, यानी ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए नेगेटिव हो गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ 12 है, आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। विद दिस लॉजिक अभी आपको समझाया, तो मेरा आंसर 12 का मल्टीपल और नेगेटिव होना चाहिए। आपका आंसर -48 आ गया। मैं इसको 99% श्योर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा कि वो 12 का मल्टीपल रहेगा। वो ऐसा भी आ सकता है कि मे बी नीचे 3 आ जाए और वो 12 को काट दे, पॉसिबल है, तो वो 4 का मल्टीपल ही बचे। तो होने को तो 56 भी करेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने कहा 99% श्योर, राइट। पॉसिबिलिटी है कि 12 का मल्टीपल आएगा, बट 100% नहीं बोल सकते, रिस्की है थोड़ा। कमिंग एक और मेथड, वो है वैल्यू पुटिंग ट्राई करना, जो कि टफ है बट फिर भी ट्राई करते हैं।
आप बताओ कि 152 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। आप कहोगे 144 है, तो अगर मैं ए को 12 मान लूँ तो 144 मिल गया। लेकिन अगर ए 12 हो गया तो आपको पता है बी और सी आपस में इक्वलाइज होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए, यानी बी बराबर माइनस सी हो जाए। अब सोचते हैं कि अगर मैं इसको 144 रख देता हूं तो और बी बराबर माइनस सी है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बराबर हो गया, तो जो बाकी का 8 बचा है वो 4 डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में। तो एक वैल्यू को +2 लेना पड़ेगा, एक को -2 लेना पड़ेगा और 12 लेना पड़ेगा, तो वैल्यू फिट हो रही है। तो 12, 2 और -2 फिट हो रहा है। अब जाके यहां पर रखना, आप कहोगे सर ये वैल्यू मैं ढूंढ भी लूं तो रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेथड 4 इज नॉट गुड। आप रख भी दोगे अगर 12, 2 और -2 वैल्यू जानते भी हो तो भी इसमें रखना क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल है, नहीं रखो। इसलिए बेस्ट मेथड अगर आप इस सवाल का मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली सी बराबर 0 का है। लेकिन मेथड 2 इसलिए जानना आपको जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मेथड 3 भी ठीक मेथड है, अगर एग्जाम में समय कम है तो चलो ठीक है, क्विक ऑब्जर्वेशन के साथ नेगेटिव होगा, 12 का मल्टीपल होगा, लगा सकते हैं, बट रिस्क भी है 1% का। मेथड 4 तो नॉट सुटेबल, बट मैंने कोशिश करी कि आपको 4 मेथड बताऊं ताकि आप इस एक सवाल से बहुत कुछ सीख के जाएं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी जो है 3 बराबर दूरियां कवर करता है, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, 24 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर से। अगर वो टोटल 19.5 घंटे लेता है तो बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो। सबसे पहली बात तो ये जान लेना कि जब भी कभी डिस्टेंसेस इक्वल हों, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं और हमारे पास टाइम पीरियड कितने हैं, तीन स्लॉट्स हैं, एक तरह से कह लें डिफरेंट स्पीड के 3 स्लॉट हैं, तो जो आपका टाइम रेशियो होगा, जैसे T1, T2, T3 का रेशियो अगर मैं निकालने जाऊं तो ये रेशियो आपको निकल के मिलता है 1/S1 रेशियो 1/S2 रेशियो 1/S3, राइट। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। एक और तरीका भी है इस रेशियो को निकालने का कि आप स्पीड का एलसीएम निकाल के उसी को डिस्टेंस मान लें, पहले एज्यूम कर लें और उससे टाइम रेशियो निकाल लें, क्योंकि डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा। तो मैं कोई भी डिस्टेंस मान लूं, अगर इक्वल डिस्टेंस है कोई भी मान लूं और अलग अलग टाइम निकाल लूं उसके हिसाब से और फिर उसका रेशियो ले लूं तो वो रेशियो करेक्ट होगा। ऑल्दो मैंने डिस्टेंस जो मानी है वो गलत होगी क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है यहाँ पर जो दी हुई है उसी में से कोई होगी, बट आप एक डिस्टेंस मान के रेशियो निकाल सकते हैं। बट मैंने जो दूसरा तरीका बताया उसी का इस्तेमाल कर लो कि भाई टाइम रेशियो अगर मुझे लिखना होगा T1, T2 और T3 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे वो रेशियो आपने अभी बताया कि वो 1/24, 1/S1, 1/S2 और 1/S3 के बराबर होगा। अब मैं एलसीएम देखूंगा कि भाई 24, 18 और 12 का एलसीएम क्या है, तो आप कहोगे एलसीएम है 72। इतना जल्दी मैंने कैसे देख लिया? मैं सबसे बड़ा नंबर लेता हूं, उसका 2 गुना करता हूं, 48 मिला, क्योंकि 24 सबसे नहीं कट रहा था, 18 से नहीं कट रहा था ना 24, ये 24 जो है ये 18 से नहीं कट रहा था, पता था। फिर मैंने इसलिए 48 सोचा, बट 48 भी 18 से नहीं कट रहा है, फिर इसका 3 गुना लिया 72। अब 72 सब कट रहे हैं, 12 तो चेक ही नहीं करना है, जो 24 से कटेगा वो 12 से कटेगा ही, पर 18 से भी कट गया तो यही एलसीएम हो गया, तो 72 मान लिया। अब 72 से आप हर कंपोनेंट को गुणा कर दो, तो इसको गुणा करोगे क्या मिलेगा, 24 या 72 3, इसको गुणा करोगे 72 से क्या मिलेगा, 18 चौके 72 यानी 4, इसको अगर आप 72 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, आप कहोगे 12 छंग 72, तो 3 4 6 का रेशियो आ जाएगा। तो 72 से हमने गुणा किया, यहाँ 3 4 और 6 का टाइम रेशियो आ गया। ये टोटल टाइम कितना बन रहा है, 13 यूनिट का टाइम, और ये टोटल टाइम सवाल में दिया है 19.5 घंटे, यानी एक यूनिट हमारा 1.5 आवर्स के बराबर हो गया। 19.5 को 13 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा, 13 × 15 195 होता है, ध्यान रखिएगा। जब एक यूनिट हमारी 1.5 के बराबर आ गई, अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो जरा बताओ ये जो 3 यूनिट वाला टाइम है वो कितना बनेगा, 3 छोड़ो, ये 4 वाला निकाल लो, क्योंकि इससे इंटीजर वैल्यू मिलेगी। 4 × 1.5 करोगे तो आपको मिलेगा 6 घंटे, यानी ये कह रहा है कि जो 18 की स्पीड से चल रहा है वो 6 घंटे लगाता है। तो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस स्लॉट किसके बराबर होगा, आप कहोगे 18 छक्के 108 किलोमीटर, 18 की स्पीड 6 घंटे। बट आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा 3 टाइम्स डी, क्योंकि सभी ने इतना इतना ही चला होगा, मैंने तो एक का निकाला है। तो आंसर कितना आ गया, 324 किलोमीटर्स, एंड 324 किलोमीटर्स इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका 100% सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 8, 15, 20 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 2, 4, 11, 16 एंड 26 रेस्पेक्टिवली।
कह रहा है वो सबसे बड़ा 5 अंकों की संख्या निकाल दो जिसको अगर हम इन नंबरों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आए। अच्छा सवाल है यार, काफी मजेदार सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि 5 अंकों की संख्या पूछ रहे हो तो 6 अंक है, तो ये कहां से हो जाएगा, गलत, ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर एक और मजेदार चीज बताता हूं, ये भी नहीं होगा, राइट। दीज 2 आंसर्स आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा ये भी बता देता हूं। देखो क्या है कि अगर 30 से डिवाइड करने पे, या छोड़ो 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 16 आया, यानी मैं दिए गए नंबरों में अगर 16 घटाऊं तो जो मेरे को नंबर मिलना चाहिए, उसके अंत में 0 आना चाहिए, क्योंकि 20 का मल्टीपल तभी हो सकता है नंबर जब अंत में 0 हो। अगर मैंने रिमाइंडर को घटाया तो मल्टीपल मिलेगा, और मल्टीपल के अंत में 0 यहां आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन इन दोनों नंबरों के अंत में अगर आप 16 घटा लें तो मजेदार बात क्या है, यहां 70 आ जाएगा और यहां पर नंबर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर नंबर आपका आ जाएगा 40। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, यह भी गलत हो गया। क्यों? इसलिए गलत हो गया कि अंत में अगर 70 आया तो वो नंबर 20 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप बताओ भाई। 70 का जो अगर अंत में 70 है तो 20 से जब डिवाइड करेंगे, इधर कुछ भी हो, 0 से 0 कटेगा, यहां 7 है, ये कटेगा ही नहीं, फिर 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी मल्टीपल नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये लॉजिक लगा लेना, क्योंकि 20 कभी भी कोई एक नंबर ऐसा है जिसमें 20 है या 30 है, तो एलसीएम के अंत में 0 आना ही आना है। एक्चुअली में एलसीएम के अंत में 0 कब आता है, अगर कभी भी आपको कहीं एक इवन नंबर मिल जाए और कहीं भी एक नंबर मिल जाए जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। अगर आपके गिवन नंबर्स में से इस 2 प्रकार के नंबर हैं, फॉरगेट अबाउट 20 एंड 30, 20 एंड 30 से तो सीधा दिख रहा है कि अंत में 0 आएगा ही आएगा एलसीएम में। मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये 0 अंत में ना भी हो, और अगर आपके पास सेट ऑफ नंबर्स में एक नंबर इवन हो, वो 2 दे देगा, और एक मल्टीपल ऑफ 5 मौजूद है, तो आपका जो एलसीएम होगा उसका यूनिट डिजिट के अंत में 0 आना ही आना है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेगा। तो मैंने जैसे ही 20 देखा, मेरा दिमाग गया कि भाई 20 के साथ रिमाइंडर अगर 16 है तो 16 घटाने पे पहली बात तो मेरे को समझ में यह आया कि मेरा यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि 6 डिजिट है, तो ये तो होना ही नहीं है। डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि अंत में 0 नहीं है। फिर जो 2 नंबर बचे उनमें एक में लास्ट में 70 आया और एक लास्ट में 40 आया। 70 वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि 20 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट में 0 छोड़ के इवन नंबर होना चाहिए, 7 नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसका आंसर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। प्रॉपर तरीका कि पहले आप एलसीएम निकालिए, तो आपको हो गया एलसीएम ऑफ 6, 8, 15, 20, 30। सबसे बड़ा नंबर पकड़िए 30। देखिए क्या 30 सबका मल्टीपल है? नहीं, 30 8 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 20 का मल्टीपल है, बाकी सबका है। ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैं 30 का डबल करूंगा 60। 60 हमारा 20 का मल्टीपल हो गया, लेकिन 8 का मल्टीपल नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 गुना करूंगा 90। 90 भी 8 का मल्टीपल नहीं है, फिर मैं 4 गुना करूंगा 120। अब 8 × 15 120 होता है, तो 8 प्रॉब्लम कर रहा था, 8 भी मल्टीपल हो गया 120 पर। ठीक, तो हमारा एलसीएम तो निकल गया कि 120 के बराबर है यहाँ पर। तो आपने कहा एलसीएम 120 हो गया, लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप यहाँ 120 लिखिए और 120 के आगे यहां पर आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एज्यूम करिए, 999, 99। अब आप इसको डिवाइड करिए, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ये बनेगा 12 8 96, 960, 39 मिलेगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 12 8 96, 360 आएगा, यहाँ पर 39 मिलेगा, एक बार और 9 उतरेगा, फिर 360 आएगा। आपको ये दिख गया कि लास्ट में रिमाइंडर 39 आया। जो रिमाइंडर है वो जो हमने नंबर एज्यूम किया कि भाई इस नंबर के रेस्पेक्ट में 120 का सबसे बड़ा मल्टीपल किधर है, तो आप करो कि इसमें 39 रिमाइंडर बच रहा है, यानी अगर मैं इसमें 39 घटा दूं, अगर मैं इसमें 39 घटा दूं तो आपका लार्जेस्ट नंबर मिल गया 5 डिजिट का, जो इसका मल्टीपल है। किसका? इन सारे नंबरों का एलसीएम है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि ये रिमाइंडर्स आने चाहिए। अब इस रिमाइंडर में एक खास बात है,
6 से डिवाइड करके अगर कोई 2 रिमाइंडर दे रहा है तो हम इसको -4 नेगेटिव रिमाइंडर बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर अगर सेम नहीं है तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर चेक करने पड़ते हैं। 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 4 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 है। आप सबको देख लो, 11 है, यहाँ 15 है, -4, 20 है, 16 है, -4। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर में डिवीजर को घटा दो, 16 में से 20 घटा दो, -4 नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता है और ये नंबर 6 है तो देखो कितना जोड़ने से 6 आ जाएगा, 4, तो 4 आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया -4। तो इसमें सारे केसेस में नेगेटिव रिमाइंडर 4 है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 99960 -4। -4 घटा देंगे तो ये वैल्यू हो गई 99956, राइट, 99956। अच्छा, एक चीज़ सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्वेश्चन जो हमारे पेड बैच में उनको तो खैर पता होगा, ये चीज़ बता चुका हूँ। ये नंबर आखिर यही क्यों मानते हैं, 99999 क्यों मानते हैं? क्या ये मजबूरी है, ज़रूरी है मानना? क्या इस नंबर को अगर मैं 10,000 मान लूँगा तो मेरा उत्तर नहीं आएगा? 10,000 मतलब, मेरा कहने का मतलब है 6 अंकों का नंबर मान लूँ, सबसे छोटी संख्या, राइट। मतलब मैं कह रहा हूँ मैं 100,000 अगर मान लूँ इस नंबर को तो क्या मेरा उत्तर नहीं आएगा? जरा इसके बारे में कमेंट करके बताना। दूसरा, ये जो रिमाइंडर 39 यहाँ पर निकल के आया है, जो रिमाइंडर ये निकाला आपने, राइट, जब आप एक एक्स्ट्रा मानोगे तो रिमाइंडर 40 आ जाएगा, क्या उससे मेरा उत्तर नहीं आ जाएगा? यही क्यों मानते हैं, जरा सोच के मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में वेट करूंगा मैं, देखते हैं कितने क्यूरियस बच्चे हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये सवाल देखिएगा, इसमें आपको एक गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिखने में, बॉडमास का इस्तेमाल करना है और हो जाएगा उत्तर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, इसमें पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो ये ऑफ है, तो ये 4 चौके 16 बनेगा। यहाँ आप कहोगे 4 चौके 16 हो गया ये, तो 8/16 अल्टीमेटली बन जाएगा। तो 5 × 8 40/16 हो गया एक तरह से। 8 दूनी 16 कर सकते हैं, 5/2 बन जाएगा ये। तो ये एक्सप्रेशन तो 5/2 हो गया। इधर आओ, ऑफ लगा हुआ है यहाँ भी, तो ये 8/16 है तो 1/2 बन जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के ये सॉल्व हो गया। यहाँ ये 4 × 12 बनेगा, तो 3/4 बनेगा, इंटू जो भी है वो, ठीक है। तो देखो लिखते हैं इसको आप। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैं ये लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, +5/2 बनना ही बनना है, लिख दिया। ये 5 है, माइनस, ये वैल्यू को गौर से देखते हैं पहले। 6 - 8 -2, 4 में से -2 करेंगे +2 बन जाएगा, वो 6 हो जाएगा कुल मिला के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ये 3/6 क्या बन जाएगा, 1/2, क्योंकि बॉड मास में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आता है वो करते हैं। तो 3/6 को पहले सॉल्व करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू अल्टीमेटली 3 बन जाएगी। नीचे आएंगे तो ये 4 का 4 रहेगा। ये जो वैल्यू है 4 × 12, 3 से 3 कटेगा, ये बनेगा 1/4, तो ये बनेगा 1/4 × 3 × 2/3 ऐसा है, माइनस, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं कि 1/2 है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ओके। ये 2/3 है तो ये बटे में है, तो 3 से 3 अल्टीमेटली कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे 2 बनेगा, ये 1/2 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे हमारा 4 बचेगा, ऊपर हमें मिल रहा है 5 - 3 + 5/2। तो वैल्यू यहाँ आ रही है 4, ये हो गया 2 दूनी 4, 9/2, यानी आंसर हो गया 9/8। और 9/8 मुझे आंसर दिया है डी, तो डी उत्तर आपका यहाँ करेक्ट हो गया। तो प्रोसेस है, बॉड मास का फॉलो करोगे, उत्तर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, एंगल सी 90 डिग्री है, M और N हमारे मिड पॉइंट हो गए साइड AB और AC के। CM और BN इंटरसेक्ट करेंगे D पॉइंट पर, BDC एंगल 90 डिग्री है, BC 12 है। आपको बताना है कि ND की लंबाई कितनी है, ND की लंबाई। तो देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन आप स्टैंडर्ड केस की तरह इसका उत्तर भी रट सकते हैं। उत्तर रटने का मतलब है एक्सप्रेशन, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो जो सवाल है वो ये एंगल है, मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन जो करूँगा इसको बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। तो यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दो, एक ये लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, आपको नहीं भी दिख रहा है तो एज्यूम कर लो आप, ठीक है। ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ ये सारे एंगल आपके 90 हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सवाल का।
अब देखो इसका जनरलाइजेशन क्या है, मैं पहले प्रूफ दे दूंगा आपको ताकि सारी चीज़ें पता चल जाएगी, वो क्या पूछ रहे हैं वो बाद में देखना। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी ऐसा होता है कि हम मीडियंस को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये मीडियन लाइन है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि मीडियंस जो होते हैं वो कोई भी ट्राइंगल का मीडियन अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे, लेट्स से ये मीडियन ड्रॉ किया मैंने, सॉरी, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, तो मीडियंस क्या करते हैं 2:1 में बांटते हैं, ये 2:1 होगा, इवन ये भी वैल्यू आपकी 2:1 होगी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर। दूसरा एक चीज़ और प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये और ये लेंथ बराबर होती है, ये दोनों लेंथ बराबर होती है, ये भी आर सर्कम रेडियस होता है, ये भी सर्कम रेडियस, जो कि अल्टीमेटली हाइपोटेनस बाई 2 होता है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली मुझे इसको 2:1 में बांटना है, तो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं इसको कहूँगा कि मान लेते हैं ये 2x है, राइट, मैं आपका ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये 2:1 है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं इसको अगर 2x बोलूँ और इसको x बोलूँ तो ये पूरी लंबाई क्या हो गई 3x, तो ये लेंथ भी 3x हो गई। ये एक पहला ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट जो हमें यूज़ करना है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं लिखूंगा इसको 2x, इसको मैं लिखूंगा x, ये वैल्यू मैं लिखूंगा 3x। इसके बाद एक और चीज़ गौर से आप सभी को देखनी है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैंने इसको x बोला कि ये वैल्यू मेरी x के बराबर है, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू मैंने कहा x के बराबर है, ये वैल्यू मेरी 3x के बराबर है, और ये एंगल मेरा 90 डिग्री है यहाँ पर। अब इसको अगर मैं इधर ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा बेहतर दिखेगा, वरना कन्फ्यूजन होगा। देखो यहाँ पर एक लेंथ ये है, ये लेंथ मेरी एक 3x है और एक x है, ये कुल मिला के डायग्राम है ये वाला, इसको अलग कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू मेरी 2√2x के बराबर हो जाएगी पाइथागोरस लगाने से। यानी मैं कह रहा हूं ये लेंथ मेरी 2√2x हो गई। ये दिख रहा है हाइपोटेनस की तरह, बट है नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस आपका ये है 3x। समझ रहे हो आप कि नहीं? यहां भी मैंने जो लिखा है ये गलत है ठीक है, ये गलत है, मैंने वैल्यू सही लिखी बट यहां पर चीज़ गलत बोल दी। ये आपका 3x है, ये आपका बेसिकली एक तरह से x है, और ये वैल्यू आपकी 2√2x है, कुल मिला के ये है, क्योंकि 90 डिग्री ये वाला कोण है, ये जो x है और ये जो साइड थर्ड साइड है इसके बीच में, तो ये वैल्यू हमारी 2√2x है, तो ये वैल्यू 2√2x हो गई। जब ये 2√2x होगा तो ये वैल्यू √2x हो जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ये वैल्यू √2x हो जाएगी। अब √2x को अगर मैं x से कंबाइन करूं, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये बनेगा 2x x² + x², 3x², तो ये वैल्यू √3x² बन जाएगी, √3x बन जाएगी मतलब। और ये वैल्यू आपको पता है कि 2√3x हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लेंथ आती है वो इस बेस का आधा आती है, तो ये √3x के बराबर हो गया। तो अब मैं फिर से लिखता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था, जब भी कभी ऐसा डायग्राम आपके सामने हो तो मैंने जो वैल्यूज लिखी थी वापस से लिखता हूँ। ये वैल्यू हमारी 2√2x के बराबर हो जाती है, ये लेंथ हमारी √2x के बराबर हो जाती है, क्योंकि 2:1 होता है, तो ये अगर 2√2x है तो ये √2x बनेगा। ये वैल्यू हमारी √3x हो जाती है, और ये वैल्यू हमारी 2√3x हो जाती है। अब डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लो कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो और मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, और अगर ये मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज आप ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछेगा आपको एग्जाम में, इसको बैठ के कुछ नहीं करना, ये अगर एक्सप्रेशन से याद है तो आप फटाक से उत्तर लगाओगे। अब इस सवाल में बोला गया है कि आप जरा देखिएगा कि 2√3 की वैल्यू अगर आप नंबरिंग कर दें, यहाँ एंगल सी 90 डिग्री हो गया, M और N हमारे मिड पॉइंट हो गए AB और BC के, तो ये हमारा AB हो गया, लेट्स से AB और AC के, तो AB का मिड पॉइंट ये M हो गया, इसको हमने बोल दिया N हो गया, ठीक है। और जो BC की लंबाई है वो मुझे दी है 12, तो ये 2√3x की वैल्यू 12 दी है। अब सब लिख लो, आप कहोगे 2√3x की वैल्यू मुझे 12 दी गई है, तो 2√3x = 12। अब अगर आप यहाँ से आप ध्यान से देखें आपको क्या निकालना है, 2√3x की वैल्यू मुझे 12 दिया है इस सवाल में, है ना, और हमसे जो निकालना है हमें वो ND निकालना है। ND यहाँ है, ये पॉइंट D है, तो ND की जो लेंथ हमें कैलकुलेट कराई गई है वो ये लेंथ हमें निकालनी है, ये लेंथ ND √2x के बराबर, तो हमें √2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √2x। तो √2x की वैल्यू कैसे आएगी? आप कहोगे सबसे पहले x निकालते हैं, x की वैल्यू आएगी 12/2√3, ये हो जाएगा 6/√3, और 6/√3 जो मुझे कैलकुलेट करना है इसको मैं कह सकता हूँ 2 × √3 × √3,
2 × √3 × √3/√3, ये वैल्यू 2√3 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 2√3 हो गया। एक्चुअल में 2√3 का स्क्वायर ही 12 होता है, ठीक है। तो आसानी से x की वैल्यू 2√3 आ गई। अब मुझे निकालना है √2x की वैल्यू, ND हमारा √2x है, तो ये बना √2 × 2√3, तो ये वैल्यू हो गई 2√6, और ये आंसर आपका कहाँ दिया है, डी ऑप्शन। तो ये सवाल एग्जाम में बिना पहले से एक्सप्रेशन पता हुए करना खतरा है बहुत बड़ा, जान चली जाएगी तुम्हारी एग्जाम में। इसलिए एक्सप्रेशन याद रख लो अच्छे से कि क्या है, कैसा डायग्राम है, कैसी कैसी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला सवाल कह रहा है कि भाई ये ग्राफ दिया है और इस ग्राफ का अध्ययन कर लो और बताओ भाई जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये ग्राफ है यार, देखो यहाँ एज दिया है साल में 20, 24, 28, और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम बेसिकली, है ना। फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है ये, आवृत्ति का ग्राफ होता है हिस्टोग्राम। तो कह रहा है देखो 20 से 24 की एज में 55 लोग हैं, 24 से 28 जो 80 लोग हैं, 28 से 32 100 लोग हैं, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि रेशियो बता दो उन नंबर ऑफ वर्कर्स का जिनकी एज 28 साल या अधिक है लेकिन 44 साल से कम है, टू द नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी एज 48 साल या उससे अधिक है लेकिन 56 साल से कम है। तो देखो करना क्या है हमें कि हमें नंबर ऑफ वर्कर्स जो लेने हैं वो लेना है 28 से 56, 28 से 44, 28 से 44 का रेशियो किससे लेना है, 48 से 56 के बीच में। तो देखिएगा 28 से 44 की जो बात की जा रही है, जरा गौर से देखिए, तो 28 से 44 ये कौन से लोग हैं, ये लोग हैं। इसका टोटल कैसे निकलेगा, 100 + 25 + 40 + 15, 25 15 40 खुद होता है, 40 40 80 हो गया, 80 और 100 180 हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 48 से 56। अब 48 से 56 में ये लोग हैं, राइट, ये लोग हैं 48 से 56 वाले। तो 48 से 56 में कितने लोग हो गए, इनका टोटल करना हमें, तो 160, 9 7 16 और 6 22, 225। तो 180/225 का मामला हो गया। अब ये 45 से कट जाएगा, 45 से कटेगा क्या, राइट कि नहीं। 45 का 5 गुना दिख रहा है मुझे, लेकिन 180 से बात नहीं बन रही है, मतलब आंसर ऐसे नहीं आ रहा, मैंने कुछ मिस किया है, जरा एक बार देखते हैं, क्योंकि इसको काटोगे तो उत्तर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, सो फिर से पढ़ते हैं, कहीं कुछ मिस आउट किया मैंने। 28 से 44, एज इज 28 से अधिक और 44 से कम, तो 28 से अधिक और 44 से कम, यही हुआ। तो 15 40 40 80 और 100 180 आ रहा है। टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज 48 साल या अधिक लेकिन 56 से कम, 48 से अधिक और 56 से कम, सॉरी मैंने गलत लिखा था, 48 से 56 यहाँ बेटा 9 7 16 160 बनेगा, तो मैंने गलत ही कैलकुलेट कर लिया था। तो ये वैल्यू आपकी ऐसी आ रही है, 225 नहीं आ रही, मैंने एक्स्ट्रा कंप्यूट कर लिया था, 44 से 65 भी एक्स्ट्रा ले लिया था शायद, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। 160 कर दो तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो 9/8 तो है सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 टाइम्स cot स्क्वायर थीटा -1 + sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, थीटा 0 से 90 sec थीटा की वैल्यू बता दो। अब इस सवाल को एक तरीका भैया ट्रेडिशनली सॉल्व किया जाए, बट ट्रेडिशनली अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो मुश्किल नहीं है। इसमें होगा क्या कि आप या तो cos स्क्वायर थीटा या फिर sin स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन बनाएंगे, तो वो पावर 4 की इक्वेशन बनेगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो आपको डीपीक्यू का जो पीडीएफ है उसमें अगर आप सोल्यूशन चेक करेंगे तो ट्रेडिशनल तरीका ही दिया होगा। ठीक है, तो उसमें साइन में एक डिग्री 4 की एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसमें जब आप साइन स्क्वायर थीटा को कुछ मान लोगे, मान लिया x मान लोगे, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर उसको आप सॉल्व करोगे, 2 रूट्स मिलेंगे, एक रूट एलिमिनेट हो जाएगा, एक बचेगा, उससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक अप्रोच वो है जो कि इस सवाल में थोड़ा लंबा अप्रोच है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है थोड़ा खतरनाक है। वो आप ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आप अभ्यास डीपीक्यू के पीडीएफ में देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आप एक मजेदार बात देखें कि सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई और ऑप्शन देखें सेक थीटा = 2, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि थीटा हमारा 60 डिग्री हो सकता है, 2/√3, अगर सेक थीटा हमारा 2/√3, थीटा हमारा 30 डिग्री हो सकता है, √2 यानी 45 डिग्री हो सकता है, ये 9 यानी 0 डिग्री हो सकता है। तो थीटा की ये 4 वैल्यू जो हैं
ये संभव है, क्यों ना इनको रख के चेक कर लें कहाँ मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यूज इनका मान जानते हैं, लॉन्ग प्रोसेस में ट्रेडिशनली जाने के बजाय हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। जीरो तो चेक ही नहीं करना, ये तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉट अगर मौजूद है तो कॉट जीरो क्या होता है? कॉट जीरो अनडिफाइंड होता है, ये अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित वैल्यू को तो हम रख ही नहीं सकते, कहाँ से चेक करेंगे? तो इसलिए डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जरा 45 डिग्री चेक करो, क्योंकि इसको चेक करना आसान है 45 डिग्री पे वैल्यू। जैसे cos स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो लाओ अब 1/1, ये तो गलत ही हो चुका है, अब चेक ही कर लेते हैं। तो 45 डिग्री अगर आपको चेक करने का मन है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा। अब ये सीधे कहेगा 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। भैया थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन कॉस बराबर होते हैं, भूल जाओ कि वो 1/2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा मत सोचो, बराबर होते हैं 45 पे। तो 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे हो जाएगा? तो भैया ये 45 डिग्री भी गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, या तो वो सही होगा, और अगर वो सही नहीं होगा तो अगला सही होगा। तो जरा अब मैं ये वाला चेक कर लूँ, 60 डिग्री वाला। ठीक है, तो 60 डिग्री इस पे रखना है मुझे, रख लेता हूँ। तो कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होता है? आप कहोगे 1/3 के बराबर हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, स्क्वायर करोगे 1/3 आ जाएगा। 1/3 में क्या किया मैंने? 1 माइनस किया, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर 60, तो ये आपका 3/4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1/4 के बराबर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज बराबर हैं आपस में। तो 3 को 1/3 से गुणा कर लो, 1 आ गया। 1 - 3 बनेगा, प्लस 9/4 बनेगा। ये वैल्यू आपकी 2 हो गई, -2 हो गई। 4 - 2 -8, 1/4 आ गया, मैच कर गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये मैच नहीं करता तो बी लगा देता। तो ट्रेडिशनली सवाल लंबा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू पुटिंग से ये सवाल आसान हो रहा है। तो वैल्यू पुटिंग कई बार ना बहुत ही पावरफुल अस्त्र हो जाता है आपका, जैसे इस सवाल में हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप इसका समय समय पे इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का, जैसे इस सवाल में ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो एक एक्सप्रेशन दिया है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो समथिंग का स्क्वायर ब्रैकेट में समथिंग का स्क्वायर 0 के बराबर है। अब देखो गौर से, ये ब्रैकेट अगर मैं बोल दूं p है अंदर वाला वैल्यू, तो ये बनेगा p² प्लस दूसरे ब्रैकेट को मैं q बोल दूं तो बनेगा q² बराबर 0। मजेदार बात क्या है कि जब भी p² प्लस q² 0 होता है तो p और q दोनों का अलग अलग 0 होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि p अगर नेगेटिव हुआ तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और q² भी 0 या पॉजिटिव हो सकता है, वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी जब तक ये दोनों अलग अलग 0 ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 0 के बराबर करो, ये भी 0 के बराबर करो। अगर मैंने ऐसा किया तो देखो a किसके बराबर आ जाएगा? a आ गया x³ - 1/x³। b किसके बराबर आ गया? b आ गया x - 1/x, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट आप 0 करोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे a और b को रिलेट करना है, बहुत आसान है रिलेट करना, क्योंकि ये वैल्यू आपकी बनेगी x - 1/x। फैक्टराइज अगर आप करो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि a की वैल्यू है x³ - 1/x³ और b की वैल्यू है x - 1/x। आपको पता है x³ - 1/x की वैल्यू क्या होती है? x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x - 1/x, यानी ये वैल्यू हो गई b³ प्लस 3 टाइम्स b के बराबर। मुझसे a रेशियो b पूछा जा रहा है, तो मैं a रेशियो b अगर निकालूंगा तो मैं एक b कॉमन लेके इधर ले आऊंगा, a/b लिख दूंगा ऐसे, a/b, तो ये वैल्यू आ जाएगी b² प्लस 3। आंसर क्या हो गया? डी। तो डी उत्तर आपका यहां पर सही हो गया। ठीक है, आसान सवाल है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p + q + r 21 के बराबर है, 2p + 3q, 2q + 3r, 2r + 3p इसके बराबर है। आपसे 1/p, 1/q, 1/r की वैल्यू पूछी जा रही है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव सवाल है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो सबसे पहला काम तो ये करो, आप कहोगे कि भाई इस रेशियो के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मेरा 2p + 3q किसके बराबर होगा? 14 टाइम्स k या x बोल सकता हूं। 2q + 3r किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ये वैल्यू हमारी हो गई 11 टाइम्स x। 2r + 3p किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ये होगी 10 टाइम्स x। अगर मैं टोटल करूं तो मुझे मिलेगा 5p, क्योंकि 2p देखो यहाँ है, 2p यहाँ है और 3p यहाँ है, 5 हो गया। 3q और 2q 5 हो गया,
3R और 2R भी 5 हो गया, तो तीनों 5 5 बार आएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू हमारी बनेगी 5 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। तो 14 11 25 10 35 हो गया, तो ये वैल्यू 35x हो गई। तो P प्लस Q प्लस R आपका कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई 5 से अगर काटूंगा तो बनेगा 7 टाइम्स x। और अगर ये 7 टाइम्स x बना और आपको पता है सवाल में 21 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब x3 आने का फ़ायदा क्या हुआ? x3 आने का फ़ायदा ये हो गया कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं मेरे पास, इन तीनों इक्वेशंस की मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ पता चल गई, राइट? आई नो एक्चुअल वैल्यूज़ नाउ। ऑल्दो इन एक्चुअल वैल्यूज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अभी आपका थोड़ा सा अगर आपको ईज आउट करूं, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं, आपको अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। तो अगर आप x के टर्म में ही पी क्यू आर को कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अल्टीमेटली रेशियो निकालना है तो वो कट जाएगा। तो ये स्टेप रिडंडेंट है, अगर आप ना करें तो भी चलेगा, बट मैंने करके इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको अटपटा ना लगे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं अगर सीधे 2p प्लस 3q को मैं सीधे 14 लिख दूं, 2q प्लस 3r को मैं सीधे 11 लिख दूं, 2r प्लस 3p को अगर मैं सीधे 10 लिख दूं और मैं सॉल्व करूं, तो पी क्यू आर का रेशियो या 1/p 1/q 1/r का रेशियो करेक्ट ही आएगा। ये जो 21 कंडीशन दी है, इसकी ज़रूरत तब होती जब मुझे पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यू निकालती होती। भाई मैं अगर सबके आगे x लिख रहा हूं, मान लिया लिख दूं, और मैं पी क्यू आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, तो पी की वैल्यू में भी x आएगा, क्यू की वैल्यू में भी x आएगा, आर की वैल्यू में x आएगा, वो कट जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये स्टेप आप समझ लें। और इसके आगे अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं कि मुझे सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्या करूंगा मैं? आप कहोगे कि भाई देखो, सबसे पहले तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को यूज करके पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। बट एक फायदा है, अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर 21 के बराबर है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि हमारा जो p प्लस क्यू प्लस आर है 5 गुना, ये वैल्यू आपकी यहाँ 35 ही आएगी, x है नहीं अब, तो आप कहोगे ये 7 के बराबर। फिर आप घबराना मत कि यार ये तो 21 है, यहाँ पर कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हमने जो लिखा है उससे 7 आ गया तो ठीक है, हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है तो हम 7 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। देखो यहां p प्लस क्यू की वैल्यू, यहां 2p प्लस 3q दिया हुआ है। अब मुझे किसी भी तरह से पी क्यू आर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, तो एक वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां p की वैल्यू को q और r के टर्म में रखने जा रहा हूं यहां, तो ये बनेगा 2 इंटू 7 माइनस क्यू माइनस आर प्लस 3q इज इक्वल टू 14, रख दिया। अब ये बनेगा 7 दूनी 14 माइनस 2q माइनस 2r प्लस 3q बराबर 14, 14 से 14 कट गया, यहां से आपको मिल रहा है q बराबर 2r, q की वैल्यू 2r के बराबर है। तो मजेदार बात क्या है कि अगर q 2r है तो 1/q और 1/r का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, q r का दुगना है, तो 1/r 1/q का दुगना होगा, ये वैल्यू 1:2 में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बट यहां दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। 1/q 1/r में ये भी 8 दूनी 16 है, 4 दूनी 8 है, तो अभी मैं पता नहीं चल रहा कि उत्तर एग्जैक्टली क्या है, बट एटलीस्ट मुझे ये वैल्यू मिली है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और अब p के बारे में कुछ गणना करने की कोशिश करेंगे। p के बारे में गणना कैसे होगी? q अगर हमारा 2r के बराबर आ गया तो ध्यान से देखिएगा, यहां से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, q 2r आ गया, p को r के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? हाउ डू वी फिगर आउट कि वो कैसे कैलकुलेट होगा? q की वैल्यू 2r, आप यहाँ q की वैल्यू 2r रख दो तो आपको मिल जाएगा 5r इज इक्वल टू 11, r की वैल्यू क्या हो गई? 11/5। अब देखिए ये सवाल एग्जाम में करना इतना आसान नहीं है, बहुत सुप्रीमली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, राइट? बट अभी चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इन सवालों को कर लो, बट एग्जाम में ऐसे सवालों से बच के रहना है,
ये लास्ट राउंड के सवाल हैं, टाइम मिलेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा सवाल आया तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। आर की वैल्यू 11/5 हो गई। अगर मैं क्यू को 2r रखूँगा, सॉरी 11/5 भी गलत लिखा मैंने। अगर मैं क्यू को 2r के बराबर रखूँगा तो ये बनेगा 3 दूनी 6, दूसरी इक्वेशन में 2 दूनी 4 3 7, r बराबर 11, तो r की वैल्यू 11/7 हो गई। r हमारा 11/7 हो गया। r अगर 11/7 हो गया तो q की वैल्यू भी निकल गई, 22/7 हो गया। अब p मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो p की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 - q - r, 7 - q - r। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा 7 को, तो ये बनेगा 49 - 33, 16, ठीक है। 49 - 33, 16 बन जाएगा, 16/7। तो ये कुल मिला के वैल्यूज हो गई पी क्यू आर की। अब जब ये निकल गया तो अब आगे का जो राउंड है वो कर लेते हैं भाई, आगे का सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जरा इस पार्ट को हटा देता हूँ सो दैट यहाँ पर मैं लिख पाऊँ। तो अब आगे कैसे लिखोगे आप कहोगे 1/p की वैल्यू क्या होगी, तो 1/p की वैल्यू आएगी 7/16। तो मैं लिखूंगा 1/p 7/16 होगा। 1/q क्या होगा 7/22। 1/r क्या होगा 7/11। अब देखो सारी जो वैल्यूज है ना, इसमें क्या हुआ, 7 से 7 तो कट ही गया। इसके बाद अगर आपको अब सिंप्लीफाई करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 11 मतलब 22 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा, 22 और 16 का एलसीएम लोगे आप तो यह है 2 × 11 और ये तो है ही 2 की पावर 4, तो एलसीएम आपका वही बनेगा 16 × 11 176। तो अब 176 से सबको गुणा करेंगे हम, 176 से गुणा करेंगे, राइट। 16 से काटोगे 11 बन जाएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। 22 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, और ये अगर 8 आया तो ये 16 आएगा, तो डबल आना ही है। तो 11 8 16 आपका उत्तर हुआ, आंसर हुआ सी। तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, अनटिल अनलेस की आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने बाकी सवालों को धड़ाधड़ उड़ा दिया, ये सवाल नहीं होने वाला। इट्स टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये डीपीक्यू पसंद आया होगा। एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और वो फीडबैक ये है, आप लोगों से मुझे जानना है कि जैसे मैं इन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी डीप में डिस्कस कर रहा हूँ, 4 मेथड बता रहा हूँ, लंबा डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सोचते हुए कि आपकी लर्निंग में ये वैल्यू ऐड करेगा। आप कमेंट करके बताना कि अप्रोच यही रखना है या फिर जो भी उसका बेस्ट मेथड है वही बता के मैं छोड़ दिया करूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस ना करूँ, तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए और आप ये व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ डीपीक्यू आपको मिलती रहेगी, ओके, 3 टाइम्स ए वीक का जो ओरिजिनल प्रॉमिस था 3 टाइम्स ए वीक का ही था, ऑल्दो बीच में मैंने 5-5 क्लासेस भी ली। तो अभी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम 3 टाइम्स तो हर वीक में दूँ ही। तो करंट रनिंग वीक में आपको डीपीक्यू मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो सारी की सारी 200 डीपीक्यूज़ हैं यार, वो सब अपलोड की जा चुकी हैं पहले ही विद सॉल्यूशन रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। तो वो आप डाउनलोड कर लो पहले से, एक बार आप खुद से सॉल्व कर लिया करिए। बाकी जो डीपीक्यू के वीडियोज़ हैं वो आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को मिल जाया करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अर्जुना बैच अगर ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 दिसंबर को ये बैच शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।